Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope everybody is doing good. In this session we'll discuss these articles. हम बात करेंगे एशियाटिक लॉयंस के बारे में, द बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, CADWM स्कीम क्या है, and Supreme Court under Article 143. So these all articles you can associate with prelims as well as mains. And ये जैसे आपका रिपोर्ट है ना, ये विमेन एम्पावरमेंट में काम आएगी, तो आप अपने जीएस पेपर 1 से भी इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपका जीएस पेपर 3 से लिंक होता है, स्कीम 2 से लिंक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, पेपर 2, एशियाटिक लॉयंस, प्रीलिम। सो इस तरीके से यू कैन कनेक्ट। Shriram's IAS has been serving the nation since 1985. You can trust the quality content, and for those who are preparing for 2025, this previous year questions की series is going on where Mayank Bharadwaj sir takes previous year questions via topic wise basically, so you can connect with them. एंड 2026 की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पर जीएस के सेशन, सीसैट की क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर्स, गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ जो है वो इन डिटेल एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आप रेफर कर सकते हो। इसकी डिटेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ एज फार एज फर्स्ट आर्टिकल इज कंसर्न, हम आज बात करते हैं पहले तो ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन बेसिकली एक कैटेगरी है। दे आर ग्रेजुअली एक्सपैंडिंग देयर रेंज। ये गिर फॉरेस्ट से आगे अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं। दे आर क्रॉसिंग द स्टेट बॉर्डर्स एंड दे आर वेंचरिंग इनटू, कहाँ जा रहे हैं? दे आर एंटरिंग इनटू द कोस्टल एरियाज लाइक दीव आइलैंड्स। एशियाटिक लॉयन को इंडियन लॉयन, पर्शियन लॉयन भी बोला जाता है, पैंथेरा लियोपर्सिका भी इसका, इट बिलोंग्स टू दिस सबस्पीशीज। एक्सक्लूसिवली इंडिया के अंदर फाउंड होते हैं गिर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, राइट। पहले तो देवर वाइड स्प्रेड अक्रॉस वेस्ट एशिया में भी, मिडल ईस्ट में भी मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे इन रीजन्स में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एंड विद इंडिया बीइंग द लास्ट रिफ्यूज ऑफ दीज स्पीशीज, तो अभी यहाँ पाए जाते हैं। अगर मैं इनके करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, जो लेटेस्ट लॉयन सेंसस 2020 हुआ बाय गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो ये कह रहा है कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे 674 लॉयंस रिकॉर्ड करे गए, 9 डिस्ट्रिक्ट्स, 54 तालुकाज में ऑफ सौराष्ट्र। ड्यू टू जिस तरीके से कंजर्वेशन हो रही है इनकी, तो IUCN के अंदर ये पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड में थे और अब ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आ गए हैं। रही बात गिर एंड गिरनार की, तो गिर नेशनल पार्क 1965 में एस्टैब्लिश हुआ विद एन एडिशनल बफर जोन ऑफ 470 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2008 में एस्टैब्लिश हुई। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, जो गिरनार हिल्स के पास है ऑफ सौराष्ट्र रीजन, वहाँ पर है ये। यहाँ आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, टीक, धाक और एशियाटिक लॉयंस, लेपर्ड्स, चिंकारा, ये सब स्पीशीज हैं। गिरनार सेंचुरी जो है ये एक लॉयंस के लिए बियॉन्ड गिरनार नेशनल पार्क जैसे वो जाते हैं, तो उनका एक एक्सटेंशन हैबिटेट लगा लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू है 2 बेस्ट फैकल्टीज दे डिस्कस सम ऑफ द जियो पॉलिटिकल डायलॉग्स सीरीज है ये, जहाँ दे डिस्कस सम हॉट बर्निंग इशूज आई वुड से, जैसे वाई वेस्ट एशिया इज ऑलवेज इन क्राइसिस, वाई वाले सवालों पे यहाँ पे चर्चा होती है पॉडकास्ट के थ्रू। आप सुन सकते हैं, सुनना नहीं है सिर्फ एंटरटेनमेंट वीडियो की तरह, लिखना है एज इन मेंस के लिए काम आएगा आंसर्स में। तो वट एवर दे से आपको फील हो ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करें, वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा भी श्रीराम्स IAS कम अप विद वेरियस अदर सेशंस, हैव अ लुक ओवर इट। एक बार देखो, अच्छा लगे कंटिन्यू करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी। रिसेंटली बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024, बेसिकली ये जो रिपोर्ट है इट वाज सबमिटेड ऑन दी, देखो ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है, ये 1995 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, जहाँ पर जो भी गैप्स हैं जेंडर क्लाइमेट नेक्सस के अंदर, उसको एड्रेस किया जाता है। कैसे आप वुमेन्स में, और वो बेसिकली वो जिस तरीके से हम पेट्रियार्कल माइंडसेट देखते हैं, हम सोशल इनजस्टिस देखते हैं, राइट, तो जो विमेंस के अगेंस्ट होता है, जैसे अब विमेंस जो हैं दे आर, उनको जो वो काम करते हैं वो अनपेड वर्क है, क्या वो GDP के अंदर जाता है? नहीं जाता।
आप उसको यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करते, अनपेड वर्क है। साथ ही साथ जो उनके ऊपर भी एक ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, घर का काम भी करना है, बाहर का काम भी करना है। एक विमेन की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा, लेकिन एक मेल की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसको तो बाहर जाके काम करना है। यहाँ पर अगर आप घर पे देखें तो जो विमेन जो डोमेस्टिक वर्क करती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन। केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर ज़्यादा है? विमेंस पे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो, ये कोई ऐसे वो नहीं है कि मैडम आप तो अलग ही फेमिनिज्म चला रहे हो, ये फेमिनिज्म की बात नहीं है, ये जेंडर इक्वालिटी की बात है, ये जो कुछ स्टीरियोटाइप्स जुड़े हुए हैं उसकी बात है। ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन है ऑफ 1995, इसकी 30th एनिवर्सरी पे देयर वॉज दिस बीजिंग इंडिया रिपोर्ट दैट वॉज सबमिटेड। ये जेंडर इक्वालिटी की ही बात करते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये लैंडमार्क ग्लोबल फ्रेमवर्क, ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ विमेन जब 4th हुई तो तब ये अडॉप्ट किया गया, जहाँ पर ये पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, राइट। डिसीजन मेकिंग में उनको, उनकी भागीदारी आप देखो कितनी होती है। अगर एक डिसीजन लेना हो तो वो फैसला वुमेन से नहीं पूछेंगे कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो चलो अपनी वाइफ से पूछते हैं, लेकिन घर की जिम्मेवारी एक वुमेन उठा सकती है, वो फैसले बोले। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। डिक्लेरेशन बेसिकली विमेन के राइट्स को एम्फसाइज करती है कि दे आर एज ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी की बात करती है। रही बात इंडिया की, इंडिया एज अ सिग्नेटरी, वी आर सिग्नेटरी टू इट एंड हमने इसके लिए जेंडर इक्वालिटी को लेके इंडिया में बहुत से लॉज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस है, हाउएवर, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, देखो लॉ एक बनाना अलग बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो वो बहुत ज़रूरी है। तो दैट वे वी आर लैकिंग इन, कुछ गैप्स हैं। तो लेजिस्लेशन, कानून में और जो एक्चुअल में जो रियलिटी है उसके बीच में जो गैप है, उस पे यहाँ पर बात हुई, दर्शाया गया। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू सेवरल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स जो कि जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, राइट। अब अगर क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो आप देखो कि एक अगर ड्रॉट लाइक कंडीशंस आती हैं तो एक विमेन जहाँ पर पहले पानी के लिए मटका भर के लेके जाती हैं पानी भरने, तो वो ही उनको ही दूर दराज तक ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे एजेंडा फॉर 2030 है, बीजिंग डिक्लेरेशन है, ICCPR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिसमें इंडिया की भागीदारी है। फरवरी के अंदर, पिछले महीने फरवरी 2025 में हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट आया है, जो प्रोडक्शन हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो सिर्फ 2.9% से ग्रो करी है। ये ग्रोथ पिछले 6 महीनों में इट इज़ द स्लोएस्ट ग्रोथ, राइट, वेल बिलो द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ 4%। तो इसमें हम बात कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, एक ऐसा इंडेक्स जो आपको बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे कर रही है, एक ऐसा टूल जो प्रोडक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ कर रही हैं, उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं हर महीने, वो मेजर करते हैं, राइट। वो आपको एक इंसाइट दे देते हैं ग्रोथ की, क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो फिर आगे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। सो ये पब्लिश किया जाता है CSO के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। इसके अंदर जैसे मैं बोल रही हूँ कि कम हुई, बढ़ी, तो आपने कोई एक बेस ईयर लिया होगा। 2012 में रेट 50,000 था, 2025 में रेट 1 लाख हो गया, 2013 में हुआ 55,000, 14 में हुआ 60,000, किसी भी एक कॉमोडिटी A का रेट, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो इस चीज़ का रेट 50,000 था। वो जो हमारा टाइम था वो क्या था, वो 2012 था। तो आप हर महीने उसके हिसाब से चीज़ों को देखते हो, ये आपका एक बेस ईयर है, ठीक है। सो ये जो बेस ईयर है, ये इट वाज अडॉप्टेड टू रिफ्लेक्ट द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड द प्रोडक्शन पैटर्न किस तरीके से हो रहा है। बेस ईयर को देखो, पीरियोडिक रिविजन्स, फॉलोइंग पीरियोडिक रिविजन्स फ्रॉम अर्लियर बेस ईयर, जैसे 1937, 46, 51, 56, तो इस तरीके से बेस ईयर को भी यू रिवाइज। जब मैं IIP की बात करती हूँ, जब मैं देखती हूँ, तो मैं कौन सी टॉप 8 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को वेटेज दिया 63%, माइनिंग को 37%, इलेक्ट्रिसिटी को 99%, सेक्टोरल ग्रोथ
ईयर ऑन ईयर इन फेब्रवरी बता रहे हैं। जैसे माइनिंग में देखो तो डिक्लाइन हुआ है, slowed sharply to 6%, down from 8.1%. Manufacturing grew at 9%, which is lower than 4.9% a year ago. So basically, they are telling you कि हर एक सेक्टर में क्या पोजीशन रही है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग 809 प्रोडक्ट्स कवर करती है, इंडेक्स का 63% वेटेड मैन्युफैक्चरिंग को है, माइनिंग को 47% है। ऑफिशियल डाटा के बेसिस पे वो यही बोल रहे हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं, जैसे माइनिंग है, माइनिंग के अंदर जो ग्रोथ है इट्स स्लो डाउन टू 6%। फरवरी 2024 में, पिछले साल फरवरी के महीने में ये ग्रोथ 8.1% थी। ठीक है, जैसे अब आप लगाओ मैन्युफैक्चरिंग की बात, 9%। पिछले देखो तो यहाँ पर सी वी हैव टू डबल चेक इफ दे आर सेइंग कि इट ग्रू एट 9%, लोअर देन 4 पॉइंट। देखो ये या तो ये बोल रहे हैं कि जस्ट अ सेकेंड इरेज करते हैं, हाँ, grew at 9%, which is lower than 4.9% a year ago. Basically they are saying कि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट देखें तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ ड्रॉप टू 6% फ्रॉम 7.6%। तो फरवरी में पिछले साल 7.6% ग्रोथ थी, उससे कंपैरिजन में देखें तो इस साल ग्रोथ गिरी है टू 6%। आपसे पूछें कि वो कौन से 8 सेक्टर्स हैं जिसमें IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 8 कोर इंडस्ट्रीज को लेता है, सबसे ज़्यादा वेटेज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना। Union Cabinet approved the modernization of Command Area Development and Water Management as a sub-scheme of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहले तो आपसे पूछेंगे कि क्या ये स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम है, आप कहोगे बिल्कुल है। अब ये कह रहा है कमांड एरिया डेवलपमेंट वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट, बेसिकली उसको मॉडर्नाइज करना। जैसे मान लो कहीं कैनाल से इरिगेशन होती है और पानी एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होता है, फार्मर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यू नीड टू मॉडर्नाइज इट, यू नीड टू मॉडर्नाइज थिंग्स। जो देखो कमांड एरिया डेवलपमेंट का मतलब होता है जो लैंड इरिगेशन कैनाल के पास है, फार्मर्स को हेल्प मिलती है, वाटर मैनेजमेंट वाटर वाइजली यूज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन पुराने सिस्टम्स हैं, वो कैनाल्स हैं, वो वाटर चैनल्स हैं। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपको बेटर प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इरिगेशन और अच्छा हो, ताकि जैसे आप मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात करें, वाटर स्कैर्स रीजन में हेल्प मिल जाए। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो स्कीम है इस पे बात कर रही है। क्या है स्कीम की डिटेलिंग? आई विल शेयर इट विद यू, जस्ट अ सेकेंड। ये जो लिखा है मैं आपको समझा दूंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आती है, इंडिया के इरिगेशन सिस्टम को अप्रूव करना चाहती है 2025-26 तक। इट विल रन फ्रॉम एंड इट इज सेट टू रन फ्रॉम 2025-2026 एंड 1600 करोड़ का इसका आउटले है। ये इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगी, इरिगेशन वाटर सप्लाई नेटवर्क जो है उसको मॉडर्नाइज करेगी कि जो आपका वाटर सप्लाई जिस तरीके से आ रहा था, आपको मिलता था, उसमें जो भी गैप्स हैं, होल्स हैं, उसको ठीक करना, उसको मॉडर्नाइज करना। बेसिकली आई वुड से कि इरिगेशन वाटर जो है वो डेजिग्नेटेड फार्मिंग क्लस्टर तक रीच करे फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैनाल्स। बेसिकली देखो वाटर फ्लो बेटर फ्रॉम द कैनाल्स, राइट? सो मेन गोल इज टू इम्प्रूव द इरिगेशन सिस्टम हेयर to make sure कि water efficiently use हो। they will use advanced technologies, IoT, Internet of Things. You will collect the data automatically कि how much water is being used there, कहीं leak की problem तो नहीं है, right? So the piped irrigation, one of the feature is the installation of these underground piped irrigation systems. वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है बेसिकली। आप माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस करो, सस्टेनेबल फार्मिंग करो, कम्युनिटीज को एम्पावर करो, लॉन्ग टर्म सपोर्ट दो, ये मैंने आपको बता दिया है।
ताकि प्रोडक्टिविटी एनहांस हो। You empower the communities, societies, you receive support, you improve sustainable water management, make agriculture more appealing to youth also, कि youth भागे नहीं, फार्मिंग को अट्रैक्टिव बनाओ ताकि यंग पीपल भी पार्टिसिपेट करें, राइट। अगर आप मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, ये बताएगा कि एग्रीकल्चर कैन बी प्रॉफिटेबल, इनोवेटिव फील्ड है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन इट। आज के टाइम पे बहुत ही कम होता है कि जहाँ पर एक किसान का बेटा किसान बनना चाहता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहेगा, सीए का बेटा सीए बनना चाहेगा, लेकिन क्या एक फार्मर का बेटा फार्मर बनना चाहेगा? क्यों नहीं बनना चाहेगा? क्योंकि उसने देखा है कि जब मेरे पिताजी फार्मर रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या मुश्किलें फेस करी हैं एज अ फार्मर। किसान जो आपके लिए अनाज देता है, उसके ऊपर वो एमएसपी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जो इतना पैसा नहीं है कि पहले तो वो इनपुट के लिए इतना कॉस्ट लेकर आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो जाती है, फिर उसके लिए वो बोरो करते हैं, फिर अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया तो वो चुका नहीं पाते हैं, फिर वो इन डेट आ जाते हैं, ठीक है, फार्मर सुसाइड कमिट करता है। तो सोचना क्या एक किसान का बेटा किसान बनना चाहेगा या नहीं, ठीक है, या वो कनाडा चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट जो हमने बहुत बार चर्चा कर ली है, अब वहाँ पर बेसिकली वो क्लियरली बता रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट के पास स्टेट के बिल्स आते हैं कंसिडरेशन के लिए, सो देयर इज अ टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिडेंट ऑल्सो। गवर्नर के लिए भी है, प्रेसिडेंट के लिए भी है। प्रेसिडेंट के पास अगर आता है तो उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर बताना है, डिले नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, नहीं। सो आर्टिकल 143 क्या है? देखो कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजते हैं एंड सेज दैट इट माइट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट। तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 का यूज कर ले। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट आज सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, लीगल क्वेश्चन के लिए, कोई डाउट के लिए, मतलब एक कोर्ट का ओपिनियन ले रहे हो आप जब आपके पास कुछ आया है जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि अनक्लियर है। तो आर्टिकल 200 के तहत तो गवर्नर के पास बिल आया, स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, गवर्नर को लगता है कि ये नहीं सही नहीं है, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो बिल को रिजर्व कर देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के पास बिल जा रहा है, प्रेसिडेंट के अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो कोर्ट की ओपिनियन ले ले अंडर आर्टिकल 143 एक डिसीजन लेने से पहले। कोर्ट शुड बी कंसल्टेड व्हेनेवर देयर इज अ कंसर्न अबाउट अ बिल्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। तो आर्टिकल 143 अगर आपसे यूपीएससी पूछे प्रीलिम्स में तो क्या है वो बता देना। जो सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे रही है आर्टिकल 143 के तहत, वो एडवाइजरी है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, ओपिनियन है ना, हालांकि वो उस ओपिनियन का वजन बहुत है, इट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। समझ रहे हो आप बात? दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ना काफी चीजों को हाईलाइट करी। एक है जुडिशियल ओवरसाइट, एक तो ये भी है कि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को किस तरीके, यहाँ पे उन्होंने सुओ मोटो केस था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है बात सारी है पावर की, बैलेंस बना के रखने की। क्या ये एग्जीक्यूटिव, इट इज लिमिटिंग एग्जीक्यूटिव। समझ रहे हो आप बात को? देखो एग्जीक्यूटिव शुड नॉट एक्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कि बिल वैलिड है या नहीं है। जब एक बिल गवर्नर के पास आया, उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स के चलते, गवर्नमेंट शुड नॉट ट्राई टू मेक द फाइनल डिसीजन कि वेदर बिल फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट।
It is only the constitutional court like Supreme Court that have this authority to decide कि क्या ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. सुप्रीम कोर्ट ने देखो पॉलिसी मैटर्स में जुडिशियल रिस्ट्रेंट होना भी जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि दे विल लुक ओनली द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू अंडर आर्टिकल 143. मैं यहाँ पे कोर्ट इज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट पॉलिसीज. अगर पॉलिटिकल मैटर और पॉलिसी रिलेटेड बात है तो कोर्ट विल अवॉइड कमेंटिंग ऑन दैट डिसीजन. कोर्ट रिस्पेक्ट्स एग्जीक्यूटिव पावर, गवर्नमेंट की पावर, राइट. इट्स जस्ट if you are in need of having a opinion, legal opinion. समझ रहे हैं बात को? ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है. सो आई होप अब यहाँ पे क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 का जो यूज है उसको एक्सपैंड किया. आर्टिकल 143 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू आस्क फॉर द कोर्ट्स एडवाइस. So Supreme Court is extending the use of Article 143. How? प्रेसिडेंट के लिए एक डेडलाइन सेट कर देना कि आपको एक एक्शन लेना है. एडवाइस आपने ले ली, उसके बाद अगर आपको ग्रांट करना है असेंट, उससे पहले इफ अ बिल इज रिजर्व्ड ड्यू टू डाउट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यू कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सो दे आर क्लियरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉर हैंडलिंग अ बिल. गवर्नर का रोल बता दिया, प्रेसिडेंट का रोल बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का रोल भी बता दिया. ठीक है. सो ये था आपका आज का पूरा सेशन. आई होप थिंग्स आर क्लियर. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.